Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. जैसा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग अरब सागर में जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं या अपना जल गिराती हैं उनको पढ़ते हैं, और इस तरीके से हमारा पूरे भारत का अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर भारत का हमने कंप्लीट ही कर लिया है। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं पिछले क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप टॉपिक पर आइए। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इतनी नदियां हैं जो कि अपना जल कहाँ पे गिरा रही हैं, अरब सागर में गिरा रही हैं। एक बार हम नाम को अगर देखें तो फटाफट नोटिस करते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुंज, पेरियार, इंपॉर्टेंट रिवर्स में है ना। यहाँ पे एक नदी ऐसी दिख रही है, लूनी नदी, जो जिसका जल अरब सागर तक नहीं पहुंच पा रहा है कि नहीं। थोड़ी सी लोकेशन को अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये जो पोर्शन मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम खंबात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। समझ में आ रहा है ना, ये पोर्शन जो है क्या है, खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है, और ये कच्छ का रन ऑफ कच्छ है ना, ये रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन आपको दिख रही है, ड्रा की गई है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसमें देखिए कर्क रेखा को मेंशन किया गया है, क्यों किया गया अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो फटाफट करके एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लूनी नदी को देखते हैं। कौन सी नदी? लूनी नदी, है ना, लूनी नदी। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो लूनी नदी यहाँ पहला पॉइंट की निकलती कहाँ से है, तो ये पोर्शन दिख रहा है कि ये एक पर्वत है जो कि अरावली पर्वत का ही विस्तार है उत्तर दिशा में, अलवर के पास, है ना। नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली का एक क्षेत्र है नाग पर्वत। ठीक है, नाग पर्वत ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अरावली। ठीक है, नाग पर्वत अरावली यानी अरावली श्रेणी का एक पार्ट है। ठीक है, एक पहाड़ी है जिसे नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहां से लूनी नदी निकल रही है। ठीक है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रवाह करते करते, ठीक है, अंत में ये कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ या कच्छ के रण में अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है। यानी लूनी नदी के बारे में आप जान लीजिए कि लूनी नदी जो है अरब सागर तक नहीं पहुंच पा रही है कि नहीं। उससे पहले ही रन ऑफ कच्छ का ये दलदली क्षेत्र है जहां पर ये अपना जल क्या करती है? विसर्जित कर देती है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये राजस्थान की मूल नदी है। लूनी नदी राजस्थान की क्या है? राजस्थान की मूल नदी है, मूल। ठीक है, मूल नदी है, लेकिन कैसी नदी है? ये मौसमी नदी है, मौसमी। ठीक है, मानसून काल में इसमें पानी तो खूब हो जाता है, लेकिन मानसून खत्म होने पे इसका पानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। अच्छा, दूसरी इसकी एक बड़ी विशेषता ये है लूनी नदी की, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि एक जगह है यहाँ पे राजस्थान में, वलोतरा करके, है ना। कौन सा जगह है? वलोतरा। समझ में आ रहा है ना, वलोतरा। बलोतरा के उत्तर में, इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में, इस नदी का पानी मीठा रहता है, लेकिन इसके दक्षिण जब आती है यानी साउथ में आती है तो इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया लूनी नदी के कॉन्सेप्ट में। सदा नीरा नदी नहीं है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि लूनी नदी सदा नीरा है तो आपका जवाब होगा कि सदा नीरा नदी नहीं है, सदा नीरा नदी नहीं है। ठीक है, सदा नीरा का मतलब वर्ष भर अगर पानी रहता तो नदी को सदा नीरा कहा जाता है। इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, ये मौसमी नदी है। बात क्लियर हो गई? कहाँ पे प्रवाह कर रही है? ठीक है, राजस्थान से निकल करके, ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में अपना जल गिरा देती है। तो मूलतः कितने राज्यों में इसका प्रभाव हो गया? तो 2 राज्य, राजस्थान एंड गुजरात। समझ में आ रहा ना, 2 राज्यों में इसका प्रभाव हो गया। बातें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट नहीं ना। अजमेर के पास से ये नदी निकल रही है। ठीक है, इसकी सहायक नदी में अगर बात की जाए तो बांदी, सुरसी, जवाई, ये सब लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक नदी
आप लिख लीजिए सहायक नदी में बांदी, सुरसी, जवाई, ये सब जो है छोटी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी हैं। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? लूनी नदी कंप्लीट। अगला पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी आपको दिख रही है ना, ये निकल रही है मेवाड़ के पहाड़ी से। नोट करते चलिए फटाफट। साबरमती नदी मेवाड़ पहाड़ी से निकल करके, मेवाड़ पहाड़ी भी जो है अरावली श्रेणी का ही पार्ट है, ठीक है, अरावली श्रेणी का ही पार्ट है। साबरमती निकल रही है कहां से? मेवाड़ पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ी, ठीक है, मेवाड़ पहाड़ी से निकल रही है साबरमती, याद कर लेंगे साबरमती नदी, ठीक है। उद्गम मेवाड़ पहाड़ी, मेवाड़ पहाड़ी से निकल करके खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कहां पे जल गिरा रही है? खंभात की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट है ना कि कहां पे जल गिरा रही है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि साबरमती यानी इस नदी के तट पे, साबरमती नदी के तट पे, ठीक है, इसके तट पर गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद इसके तट पर अवस्थित है, ठीक है। यानी उसके अहमदाबाद के किनारे से होकर के बह रही है, या इस नदी के किनारे पे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है ना। कितने राज्यों में इसका प्रवाह है? राजस्थान से निकल रही है और गुजरात में जाकर के जल गिरा रही है। तो 2 राज्यों में इसका प्रवाह हो गया, राजस्थान से गुजरात। बातें क्लियर हो गई? साबरमती नदी, इसकी टोटल लंबाई अगर देखी जाए साबरमती नदी की तो 320 किलोमीटर इसका टोटल प्रवाह है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है, 320 किलोमीटर इसका प्रवाह है। नेक्स्ट आते हैं माही नदी। अगला आपका क्या आ गया? साबरमती हो गया ना, माही नदी। माही नदी के बारे में आप जानिए कि माही नदी जो है ये विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकल रही है। यानी उद्गम कहां से है? विंध्य पर्वत से, विंध्य पर्वत श्रेणी से, है ना। माही नदी विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है धार जिला, ठीक है, धार जिला, धार जिला एमपी, यानी ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकल रही है, ठीक है। और अपना जल कहाँ विसर्जित कर रही है? जल गिरा रही है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी, नोट करते चलेंगे, खंभात की खाड़ी में विसर्जन इसका हो रहा है, विसर्जन यानी जल गिरा रही है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई? ठीक। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे एक कर्क रेखा को ड्रॉ किया गया है। तो कर्क रेखा को इसीलिए ड्रॉ किया गया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, 2 बार काटती है। समझ में आ रहा ना? माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। अब इसकी हेल्पिंग रिवर की बात की जाए, माही नदी की सहायक नदी, माही नदी की सहायक नदी में जो प्रमुख है, जिसपे क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं, वो एक है सोम नदी, ठीक, और दूसरा है जाखम। सोम एंड जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। याद हो रहा है ना? सोम एंड जाखम माही की सहायक नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है, ठीक है। कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकल रही है, ठीक है, धार जिला एमपी से निकल रही है। कुल कितने राज्यों में अगर प्रवाह पूछा जाएगा तो इसका जो प्रवाह वो 3 राज्यों में है। एमपी से निकल करके राजस्थान जाती है, फिर गुजरात के तट पे खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है कि नहीं। टोटल लेंथ की अगर बात की जाए माही नदी में कि कितने किलोमीटर प्रवाह है, तो 553 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। कितना? 553, यानी साबरमती से ज्यादा दूरी तय कर रही है। कौन सी नदी? माही नदी। समझ में आ रहा ना? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताया गया था मकर रेखा को 2 बार काटने वाली और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन कौन सी है? विषुवत को 2 बार काटने वाली जायरे और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, ऐसा बताया गया था ना। चलिए ठीक है, इसको फिर जब हम एस्ट्रोनॉमी क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे सारी रेखाओं के कॉन्सेप्ट को डिटेल किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो कि अपना जल अरब सागर में गिरा रही है, यानी पश्चिम दिशा में प्रवाह करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहीं पे आप ये भी समझते चलिए कि साबरमती नदी पर जो परियोजना है और या माही नदी पे जो परियोजना है वो माही नदी के नाम पे ही है। माही परियोजना तो माही नदी के नाम पर ही है, ठीक है, किसके नाम पर है? नदी के नाम पर ही है, ठीक है।
अब अगली जो इंपॉर्टेंट नदी या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स जो अपना जल कहाँ पे गिरा रही है, अरेबियन सी में गिरा रही है, वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी है। बात क्लियर हो रही है। तो अब आइए नर्मदा नदी को हम देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिम दिशा में प्रवाह करने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी। ठीक है, इसका जो टोटल प्रवाह क्षेत्र है यानी कि लंबाई है, ठीक है, वो कितना है, 1312 किलोमीटर। कितना, 1312 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ठीक है, 1312 किलोमीटर। ये निकलती कहां से, उद्गम पॉइंट देखिए, ये अमरकंटक, ये क्या है, अमरकंटक है। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी है किसकी, कौन सी पहाड़ी, मैकाल पर्वत की। मैकाल पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है। अगर ऊंचाई पूछा जाए तो मैंने तो बताया था ना भाई, बताइए फटाक से, 1057 मीटर। 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है किसकी, अमरकंटक की। वहां से ये नदी निकल रही है और पश्चिम दिशा में प्रवाह कर रही है, नहीं, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी यानी कि ये निकल कहां से रही है मूलतः, तो देखा जाए मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत मतलब कि अब ये निकली कहां से, एमपी से ना, हाँ, ठीक है, वहां से निकल करके ज्यादातर इसका प्रवाह मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के तट पे, ठीक है, भरूच के पास ये अपना जल कहां से निकाल रही, विसर्जन कहां कर रही है, विसर्जन। उद्गम तो आपने देख लिया अमरकंटक, विसर्जन भरूच। भरूच एक गुजरात का शहर है, किसका शहर है, गुजरात का। तो गुजरात के शहर एक भरूच, उसी के तट पे यानी अरब सागर में, अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही है। टोटल कितना प्रवाह है, 1312 किलोमीटर, है ना। सबसे अधिक क्षेत्र जो है इसका प्रवाह का किस राज्य में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में पड़ रहा है ना। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात को अब ये समझते हैं कि नर्मदा नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ परियोजनाएं, इनसे संबंधित परियोजना को यहाँ पे देख लिया जाए। हाँ, परियोजना, नर्मदा नदी से जो संबंधित परियोजना है उसमें कौन कौन सा है, ओंकारेश्वर है, माहेश्वर है, इंदिरा सागर है। ठीक है, कौन कौन सा है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर है ना, जो भी हाल ही में जो है क्या हुआ है, तैयार हुआ है ना। सरदार सरोवर के बारे में आप जान लीजिए कि ये सबसे, भारत का क्या, एशिया का सबसे बड़ा है कि नहीं, ठीक, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो है डैम इस पे बनाए गए हैं। ठीक, अब बात हम करते हैं सरदार सरोवर जहां डैम बना है उसी के आसपास में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। उन्हीं के नाम से सरदार सरोवर डैम, है ना, उन्हीं से जुड़ता हुआ नाम है ना। ये सारी चीजें समझते रहिए, है ना। एक बार आप सुने रहेंगे तो जब हम इस टॉपिक को, स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, तब वहां पे ये चीजें एकदम आपको याद हो जाएंगी, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे हमने पढ़ दिया किसको, नर्मदा को। अच्छा, नर्मदा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट सी है, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं। जैसे कि नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी, है ना, रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाह करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या होता है कि जब नदियां गहरा कटान करती हैं, यानी जब नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। मैं यहाँ पे देखिए कुछ पर्वत और उनके बीच की जो है, और जो रिफ्ट वैली है, घाटी है, उसको समझा रहा हूं कि अगर आप उत्तर से दक्षिण आएंगे तो ये देखिए, ये आपका विंध्य पर्वत हो गया। कौन सा पर्वत हो गया, विंध्य पर्वत। ठीक है, उसके बाद एक घाटी है, रिफ्ट वैली है, जो किसकी घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी। फिर उसके दक्षिण में जो पर्वत है, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण, इस पे क्वेश्चन आते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में जो पर्वत है वो सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद एक घाटी है जिससे हम तापी भ्रंश घाटी या ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं, ताप्ती भ्रंश घाटी। ठीक, उसके बाद फिर एक पर्वत है दक्षिण में जो
किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अजंता श्रेणी, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है, अजंता पर्वत। तो आप यहाँ पे देख लिए 3 पर्वतों के बीच में 2 भ्रंश घाटियां हैं, है कि नहीं, तिनका क्रम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, इसको आप जरूर नोट करिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है कि नहीं। आपने पढ़ लिया नर्मदा रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। जनरली पश्चिम दिशा में प्रवाह करने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एक नदी ऐसी है जो पूर्व दिशा में प्रवाह करती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, उसका नाम है दामोदर, जो कि हुगली की सहायक नदी है। ऐसा मैं बताया आप लोग को, पहले बता चुका हूं, है ना। यहाँ पे नोट कर लीजिए, नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है, यह दोनों नदियां समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका अपवाह प्रतिरूप का ही होगा, नदियों का, ठीक। चलो ये हो गया, नर्मदा कंप्लीट कर लिए हम लोग ना। कितने राज्यों से होकर के बह रही है ये बता दिया गया, टोटल लंबाई इसकी बता दी गई, उद्गम पॉइंट हो गया, विसर्जन हो गया, रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, इस पे जो डैम है ये बता दिया गया। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, है ना। चलिए अब हम अगला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे ताप्ती नदी को, है ना। तो ताप्ती जो नदी है, ताप्ती नदी ये कहां से निकल रही है, पहला पॉइंट होगा। तो ये बैतूल क्या है, बैतूल मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश में ना, मुल्ताई पहाड़ी। उद्गम पॉइंट आप लिखेंगे तो मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पर्वत, ठीक है, या पहाड़ी, ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी लिख लीजिए। मुल्ताई पहाड़ी ये किसका पार्ट है, मुल्ताई पहाड़ी जानते हैं, ये सतपुड़ा का ही पार्ट है, सतपुड़ा श्रेणी का ही पार्ट है, सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है ना, ये ध्यान रखिएगा। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला में पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल, किसमें, किस राज्य में पड़ रहा है, एमपी में पड़ रहा है। वहां से प्रवाह करती हुई, है ना, जल कहाँ गिरा रही है, विसर्जन देखिए इसका, जल ये गिरा रही है यहाँ मुल्ताई पहाड़ी से निकल करके, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में यानी अरब सागर के तट में सूरत शहर के पास, सूरत के पास, है ना, सूरत शहर के पास जो है ये अरब सागर में, अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, कोई डाउट यहां तक नहीं। इसकी लंबाई जो है टोटल अगर प्रवाह की बात की जाए तो 724 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ताप्ती नदी का जो प्रवाह है वो कितना है, 724 किलोमीटर, है ना। पूरब से पश्चिम इसका जो प्रवाह है वो 724 किलोमीटर है, ठीक। ये भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ताप्ती नदी भी कहां से होकर के बह रही है, भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाह करती है ना। ताप्ती नदी जिन भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वो 2 पर्वत सतपुड़ा और अजंता के बीच, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाह करती है। पूछा जा सकता है ना कि ताप्ती नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के प्रवाह करती है, ठीक है, या ऐसा पूछ देगा कि सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाह करने वाली नदी का नाम बताइए। तो कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर होना है। जब आप प्रिपेयर रहेंगे, जैसे जब आप ये ठान लेंगे कि मुझे करना है तो करना है, ठीक है, तो जब ये दिमाग में रहेगा कि नहीं कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन का निचोड़ मेरे पास है, तो बहुत आसानी से आप उस तरीके से तब आप तैयारी अपनी करेंगे और कंप्लीट कर जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये सतपुड़ा और अजंता के बीच ये जो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है वो सतपुड़ा पर्वत और कौन सा पर्वत, अजंता पर्वत, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी, है ना, अजंता और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी है जिससे होकर के ताप्ती नदी प्रवाह करती है ना। इस पे भी कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो ताप्ती नदी पर है उसको आप नोट कर लेंगे। ताप्ती नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो उसमें काकरापाड़ा है, उकाई है और तापी परियोजना है। काकरापाड़ा, काकरापाड़ा, उकाई और तापी, ठीक है, काकरापाड़ा, उकाई और तापी परियोजना। अच्छा देखिए यहाँ पे एक पॉइंट काकरापाड़ा और एक जगह हम लोग पढ़े थे टिकरापाड़ा, है ना। टिकरापाड़ा और काकरापाड़ा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। काकरापाड़ा ताप्ती नदी पे और टिकरापाड़ा जानते हैं महानदी पे, जस्ट वो पूरब बह रही है और पश्चिम बह रही है ना, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है ना। टिकरा पूरब में और काकरा पश्चिम में, है ना। तो ये क्लियर हो गया। तापी का हो गया, सूरत इसके तट पे अगर पूछा जाएगा कि सूरत शहर किस नदी के तट पे है तो ताप्ती, भरूच शहर किस नदी के तट पे है तो नर्मदा, ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के तट पे है तो साबरमती। ऐसे मतलब चीजें आपको फटाफट क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी नदियां कौन कौन सी है, जैसे एक हो गया मांडवी, है ना। तो मांडवी नदी छोटी नदी, ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग से निकल रही है और डायरेक्ट मतलब इनका जो ढाल है ना, स्लोप इनका बहुत ही तगड़ा है,
स्लोप इनका क्या है, बहुत ही तगड़ा है। ये सीधा निकल रही है और फट से जो है अरब सागर में आ रही है। बाकी नदियां तो लंबाई में आ रही है तो आराम से वो प्रवाह कर रही है, नहीं ठीक है, कहीं न कहीं काट रही है। ये काट नहीं रही है, जैसे पर्वत, ये मान लो ये पर्वत हो गया ना, तो पर्वत कुछ इस तरीके ऐसे समझ लो, ये समझो, जैसे मान लो ये पर्वत हो गया, अरे सॉरी ये पर्वत कहाँ बना रहे थे, ये पर्वत हो गया ये, ठीक है। तो अब ये नदी जैसे यहाँ से निकली और फट से ऐसे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके का है मांडवी का, जुआरी का, शरावती का, ये सब नदियां ऐसे प्रवाह कर रही है ना, ठीक है। तो आइए इनको समझते हैं फटाफट करके, ठीक। तो मांडवी नदी जो है ना, एक कर्नाटक से निकल रही है, कहाँ, पश्चिमी घाट श्रेणी में कर्नाटक, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकल रही है, ठीक है, और कर्नाटक वाले भाग से निकल रही है, कर्नाटक को मैं KR से रिप्रेजेंट कर दिया, वहां से निकल रही है और अरेबियन सी में अपना जल गिरा दे रही है, ठीक है। यानी कि ये कितने राज्यों में, अगर पूछेगा कि मांडवी नदी कितने राज्यों में प्रवाह कर रही है, तो कर्नाटक और केरल, सॉरी केरल नहीं, कर्नाटक और गोवा, गोवा और कर्नाटक 2 राज्यों में प्रवाह कर रही है। तो इसको बस ऐसे समझना मांडवी नदी के बारे में, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद जुआरी आ जाइए, जुआरी, जुआरी नदी जो है ये कहां से निकल रही है, ये भी पश्चिमी घाट से ही निकल रही है ना, पश्चिमी घाट, लेकिन ये गोवा से ही निकल रही है और गोवा में ही प्रवाह कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी जुआरी नदी के तट पर है, ठीक है, पणजी इसी नदी के तट पर है, किसके, जुआरी नदी के, इसी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। मांडवी और जुआरी दोनों नदियां ना एकदम समानांतर प्रवाह करती हैं, इनका अपवाह प्रतिरूप कैसा होगा, समानांतर। इन दोनों नदियों का अपवाह प्रतिरूप अगर आपसे कोई पूछे तो अपवाह इनका प्रतिरूप जो है, अपवाह का जो डायग्राम आप बनाएंगे, ज्यामिति जो रचना करेंगे, तो अपवाह प्रतिरूप कैसा है, समानांतर, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, यानी कि ऐसे सीधा निकल करके आ रही घट से, है ना। अपवाह प्रतिरूप इनका कैसा हो गया, समानांतर हो गया। इसके बाद आइए अब हम पढ़ते हैं शरावती नदी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शरावती नदी। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। शरावती नदी ये भी पश्चिमी घाट से ही निकल रही है और अरब सागर में अपना जल गिरा रही है, तो ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई है ना, लेकिन छोटी नहीं है, सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्गम है पश्चिमी घाट और विसर्जन है अरब सागर, है ना, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, वो ये है कि शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि इस पर बनी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है, जोग या गरसोपा, ठीक है। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जोग या गरसोपा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कितनी ऊंचाई है इस प्रपात की, 217 मीटर, समझ में आ रहा है ना, 217 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बात सॉरी 217 नहीं, 271 मीटर, ध्यान दीजिएगा उल्टा लिख दिए थे, 271 मीटर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात समझ में आ गया ना। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। शरावती नदी बहती कहाँ है, तो कर्नाटक, आपका जवाब क्या होगा, कर्नाटक में। कहां पे प्रवाह करती है, कर्नाटक, सिंपल सी बात है ना, हो गया, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है, तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए, जल्दी बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना भैया, वो है एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, ठीक। विश्व का सब नोट करते चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है एंजल जलप्रपात, एंजल है क्या, एंजल कहां पे है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंटल में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का ना सबसे उत्तरी देश है ना, कैरेबियन सागर के तट पे अवस्थित है। किस सागर के तट पे, कैरेबियन। देखिए कई चीजें आपको याद हो गई, अब जल्द ही हम वर्ल्ड मैप पे आएंगे और वर्ल्ड मैप के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। कैरेबियन सागर के तट पे अवस्थित है, ठीक है, कौन, वेनेजुएला। और वहां पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भाई मैंने प्रपात का केवल नाम पढ़ा, ये पूछा जा सकता है ना कि एंजल जलप्रपात किस नदी के तट पर है, तो जवाब होगा रियो करोनी, है ना, रियो
करोनी, जो नदी है जिसपे ये एंजल जलप्रपात है, उस नदी का नाम है रियो करोनी। रियो करोनी ये हेल्पिंग रिवर है किसकी, जानते हैं? वेनेजुएला में एक नदी बहती है जिसका नाम है ओरिनिको, ठीक है। तो ओरिनिको की सहायक नदी है। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे जब वर्ल्ड मैप पे चलेंगे। तो रियो करोनी जो है ये क्या है, एक नदी है जिसपे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एंजल की ऊंचाई बताइए, 979 मीटर, 979 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो टुगेला है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, 948 मीटर है। तो चलिए फिलहाल वर्ल्ड के जितने भी जो है वाटरफॉल हैं उसको हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे ऊंचा था इसलिए इसको बता दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका ये जबरदस्त तैयार हो गया, किस देश में है, किस कॉन्टिनेंटल में है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। चलिए, हाँ, अब यहाँ पे बच रहा है 2 नदियां और बच गई, भरतपुंजा एंड पेरियार, है ना। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि भरतपुंजा, ठीक है, भरतपुंजा नदी ये जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और कहां से निकल रही है, नीलगिरी से निकल रही है। इसका उद्गम कहां से है, नीलगिरी श्रेणी से, नीलगिरी से निकल करके विसर्जन कहां पे कर रही है, अरेबियन सी में, अरब सागर में, ठीक है। ये हो गया भरतपुंजा। लास्ट आपका मिल रहा है पेरियार नदी। कौन सी नदी है, पेरियार, ठीक है। तो पेरियार नदी के बारे में आप जानिए कि पेरियार नदी कहां से निकल रही है। ये जो क्षेत्र है ना, ये अन्नामलाई पर्वत से, अन्नामलाई श्रेणी से निकल रही है। और जल कहां पे गिरा रही है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। वो भी कहां पर जानते हैं, बेम्बानाथ झील के पास, बेम्बानाथ झील के पास, ठीक है, बेम्बानाथ झील के पास, ठीक है। बेम्बानाथ झील के पास अगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो बेम्बानाथ को एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे बता ही देते हैं कि बेम्बानाथ झील एक ऐसी झील है, जानते हैं कैसी, ये भारत की नौकागम्य झील है। यहाँ पे आप लिख लेंगे भारत की नौकागम्य झील है, ठीक है, नौकागम्य झील है। यानी यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता होती है। आप जानते हैं दोनों नदियां केरल की हैं, ठीक है। अच्छा, नौकायन प्रतियोगिता में आप ऐसे समझ जाओ कि केरल में एक उत्सव मनाया जाता है ओडम। क्या बनाया जाता है, ओडम ना। तो उसमें अक्सर आप फिगर में देखते होंगे ना कि उस समय नाव जो है कहीं झील में ऐसे नाव रहता है और वहां लोग जो है नाव को झील में तैराते रहते हैं ना। तो एक प्रतियोगिता अगर आते हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं कि जो पेरियार नदी है इस पे 2 इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिसमें एक का नाम है इडुक्की और दूसरे का नाम है पेरियार। इडुक्की याद करना, ठीक है, ये परियोजना इडुक्की को आपको याद करना। बात की पेरियार तो नदी के नाम पर है तो आसानी से याद हो जाएगा। तो 2 पेरियार नदी में कौन सी 2 इंपॉर्टेंट परियोजना है, इडुक्की एंड पेरियार। इस तरीके से हमने क्या किया कि आज की क्लास में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है ना। नो डाउट सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब हम जल्द ही जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन सेशन को भी लेके आएंगे, ठीक है। वीकली कम से कम 1 या 2 दिन जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन लगभग पर क्लास जो है पर वीडियोस लगभग 50 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा कि एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ल्ड पे चलेंगे, विश्व भूगोल में, तो वहां पे वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो भारत के जो अपवाह तंत्र हैं उनके अपवाह प्रतिरूप को लेकर के होगा कि कैसे वो तंत्र, मतलब नदियां किस तरीके का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, उसको लेकर के होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए, थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दिया करिए, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।